हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, एक बार हम अपने सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पे हमने ये जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर थे ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया था, समझ लिया था अच्छे से। वैसे ही साथ में हमने ये भी देख लिया था टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। आज जो हम देखने वाले वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं और साथ ही साथ उसके जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए चाहूँ तो एक बार मैं सारा बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं हम और ये सारे जो टॉपिक्स है एक करके हम कवर करते चलते हैं। तो इस यूनिट की जो ये वाली टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हमें पढ़ने हैं और साथ ही साथ इसके यूजर इंटरफेस पढ़ने हैं। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस क्या क्या होता है, किस तरह के यूजर इंटरफेसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले वो हमारा है फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसे ही जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसको हम एज ए गवर्नमेंट ट्रीट कर सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट कहने का मतलब कि जिस तरह से हम एक सिंगल किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कह सकते कि हाँ एक गवर्नमेंट है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोल सकते कि एक हमारा गवर्नमेंट है, या फिर किसी एमपी को नहीं बोल सकते वो हमारा गवर्नमेंट है। किसी जो हमारे गांव में भी होते हैं, वैसे सारे जितने भी आपने पॉलिटिकल पार्टी देखे हों, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनको हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल सकते कि हाँ एक इसको हम सरकार या इसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी वो सारे जब मिलके काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना जो है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग, यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये फंक्शंस पढ़ने हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें क्या क्या आता है कि सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। मान लो यहाँ पे यूजर्स हैं, अगर मैं ऐसे इसको डिनोट करूँ तो ये यूज़र है, यहाँ पे एक हमारा हार्डवेयर है, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, मैंने बता दिया उस दिन। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में अगर कोई इंटरफेस का काम करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये तो हमने उस दिन देख लिया था क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे एज ए इंटरफेस काम करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये यूज़र फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इट प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट ठीक है, ये हमारे यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे सिस्टम जो इसके फंक्शंस है, उसमें से पहली चीज़ है हमारे, मैंने बताया था कि ये तो प्रोसेस मैनेजमेंट। ये हमारा जो है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस आपने क्रिएट करने का देखा होगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस क्रिएट होते हैं, जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे बनते हैं, मैंने बताया था कि इसके बाद हम जो एक टॉपिक है जिसमें हम एक सिस्टम कैसे बूट होती है वो पढ़ेंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा डिले करो ताकि यहाँ पे जो इसकी फंक्शनलिटी है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये समझ ले। इसके बाद हम समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से लोड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को एक आगे स्किप करवा दिया कि ताकि हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि इसकी फंक्शनलिटी क्या क्या होती है, तो उसके बाद हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का कहने का मतलब कि जो जितने भी क्रिएशंस है ना, कोई नया चीज़ क्रिएट हो रहा है तो उसको मैं कह सकता हूँ कि जो इसका ये हैंडल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल्स क्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन, शेड्यूलिंग, कब किसको एग्जीक्यूट करना है, कब किसको डेटाबेस का एक्सेस देना है, या कोई भी चीज़ का अगर मुझे मान लो कि कोई यूजर इनपुट है उसको कब कब एक्सेस देना है, कब कौन उसको लीव करेगा, हमारे सीपीयू को कब लीव करेगा, कब उसको एलोकेट करानी, ये सारी के सारे काम जो होते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हैंडल्स क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर बन रहा है, हम हर एक चीज़, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे मूवी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे एक मूवी है, कोई भी मूवी, ठीक है, शोले मान लो, शोले करके एक मूवी है। तो मान लो कि ये मूवी का आइकन है, इसमें हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन खुल के आती है जहाँ पे हमें मूवी प्ले होते हुए दिखता है। ठीक है, तो जब हम इसको क्लिक करते हैं ना तो क्या करता है कि ये हमारे रैम के अंदर जाती है और इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जितना भी इसका डेटा होता है वो सारा का सारा हमें यहाँ पे रैम के अंदर स्टोर होता है, और ये सीपीयू जो होता है वो सीपीयू इसको एक करके एग्जीक्यूट करके और हमारे मॉनिटर के ऊपर इसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में चलता है। तो ये जो पूरे प्रोसेस को चलाने का काम है ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये जो इसका हम कह सकते हैं कि जितना भी क्लिक, एक जो हम किसी भी प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, ये वीडियो को ही क्लिक किए तो ये जा करके हमारा एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, आप मान लो कि आप जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इंस्टाग्राम चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो इंस्टाग्राम भी जो है ना वो एक हमारा प्रोसेस ही बन जाता है आगे जा करके। ठीक है, वैसे ही आप कोई कोडिंग भी लिखते हो जिसमें आप 2 नंबर को ऐड करने का लिख रहे हो, तो यहाँ पे तो एक प्रोग्राम है, पर जब ये रैम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जब ये रैम में चला जाता है तो इसको हम प्रोसेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब
एक कोई प्रोग्राम जो है वो एक रनिंग स्टेट में चला जाता है, जब हम उसको रन करने के लिए ले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोग्राम और प्रोसेस सेम होते हैं, ओके। उसके बाद मल्टीटास्किंग जितने भी होते हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब भी यही हैंडल करता है। ये मैं कह सकता हूँ कि हैंडल्स या फिर मैनेज, इसको हैंडल लिखो या मैनेज लिखो, मैनेज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग हो, ये से रिलेटेड काम की एक साथ हमें 2-3 चीज़ें पैरेलली या साइमल्टेनियसली करनी है, तो उसके लिए हम मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग जो हम बोलते हैं, वो सारा का सारा मैनेज करने का काम किसका होता है, इसी का होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके साथ जो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है ना, और 2-3 प्रोसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो बोलते हैं कि हमें 2 प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेट करवाना है, ये दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवानी है, तो ये इसका भी काम कौन करता है, इसका भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक तरह से ओवरऑल जो प्रोसेस को मैनेज करने का काम होता है ये करता है। साथ ही साथ ये हो गई प्रोसेस से रिलेटेड बात। ऐसे ही हमारे पास ये मेमोरी को भी मैनेज करता है, मेमोरी को, तो ये हम कह सकते हैं इसको मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारी मेमोरी को भी मैनेज करती है, इसलिए हम मिलते हैं इसको मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखो ये जो कितना बाइट मेमोरी हमारे सीपीयू के अंदर कितना एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कितना रनिंग में है, कितने हमने एलोकेट कर रहे हैं, कितना अनएलोकेटेड है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और मतलब एक समझ लो कि ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं हम कि ट्रैक्स ऑफ ईच बाइट, मतलब एक भी बाइट ये मिस नहीं करता। तो सारे जितने भी बाइट्स हैं हमारे, तो हर एक का ये जो ट्रैक है वो रखता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारा एलोकेशन और डी एलोकेशन जो मैंने बोला कि एलोकेट और डी एलोकेट, ठीक है, ये सारा का सारा काम किसका होता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी आपने सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। वर्चुअल मेमोरी एक होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है जब हम मान लो कि आपके पास रैम है, ठीक है, और रैम की साइज़ मैं कहता हूँ कि 4 GB है, ठीक है, और हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि 256 GB की है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ये चलो 6 GB कर देते हैं। 6 GB और 256 GB की एक हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हमारा रैम 6 GB, और अगर मान लो कि बाई चांस हमें कभी ज़रूरत पड़ी, ये रैम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, 6 के जगह मुझे 8 करना है, तो 8 GB हमारे पास तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है ना, इसमें से कोई पोर्सन, कुछ पोर्सन जो होता है वो हम एज ए ले लेते हैं कि ये अब हम यूज करने वाले एज अ रैम, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है इसको हम रैम के जैसे यूज करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और ये जो मेमोरी बनती है यहाँ पे, जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो हम बना देंगे जिसमें हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में अच्छे समझेंगे। पर अभी के लिए बस कि ये वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करना, पेजिंग को मैनेज करना, पेजिंग भी एक बहुत बड़ा एक खुद ही में एक बड़ी टॉपिक है, पर पेजिंग में बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको सीपीयू है, तो मैंने बताया था कि कैसे मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी क्या करती है, ये सीपीयू है ना, इसके साथ कम्युनिकेशन करवाती है। तो मुझे ये सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा है, तो मुझे इसका ट्रैक रखना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा ना कि ये इंडेक्स 2 है, इसके सारे एलिमेंट आपको इस मेमोरी लोकेशन के लोकेशन 201 पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 2001 पे, जाके आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही तो ये ना एक तरह समझ लो कि बीच में कैसे बन रहा है। ऐसे ही साथ में हम पेज भी डालते हैं कि इसको हम पेजेस में अगर डिवाइड करते हैं कि एक सिंगल पेज है, इसको सेकंड पेज बोलते हैं, पेज मतलब सेगमेंट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पेज है ये डिनोट करेगा कि अच्छा ठीक है, पेज टेबल यहाँ पे डिनोट करेगा कि फर्स्ट जो है वो यहाँ पे एलोकेट हुआ। मतलब एक काइंड ऑफ मैं पूरा ओवरऑल इसका एक ब्रीफली समझा रहा हूँ। पूरा ओवरऑल हम देखें यानी तो थोड़ा सा अलग होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, पर ऐसा समझ लो कि हमारे पास कोई मेमोरी है जिसको हमें लिंक करना है एक दूसरे मेमोरी से, उन दोनों के बीच में सिंकिंग बनानी है कि हाँ यहाँ पे जो आप जो डेटा दे रहे हो, जो डेटा की फर्स्ट यहाँ पे कुछ डेटा अगर मुझे चाहिए इसके इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ये सारा का सारा हम कैसे जाएंगे, वो सारा का सारा हमारा पेज टेबल के अंदर होता है। इस प्रोसेस को हम पेजिंग बोलते हैं, इसको भी ये हैंडल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी हो गई फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आपको यही से समझ में आ रहा है कि फाइल सिस्टम जितने भी होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फाइल मैनेजमेंट। इसमें आप समझ लो कि फाइल जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज होते हैं ना, वो सबको मैनेज करना, रीडिंग राइटिंग, एक्सेस किसको देना है, किसको परमिशन नहीं देना है, कौन से फाइल पे जो एक्सेस देते हैं ना, किसी डायरेक्टरी पे एक्सेस देते हैं कि ये वाला फाइल ओपन नहीं कर सकते, पासवर्ड दे दिया, बस एडमिन ओपन कर सकते, ये सारा का सारा काम जो है वो ये करता है, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ फोर्थ जो हमारे पास होती है वो होता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट। ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम है मैनेज करने का काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आईओ ऑपरेशन जितने भी होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उसको मैनेज करना, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है। फिर डिवाइस ड्राइवर जितने भी होते हैं वो सबको मैनेज करना, जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ना, इसको मैनेज करना, ठीक है। फिर कैशिंग जो हो गया, मैंने बताया था कैशिंग है, ये सारे के सारे हमारा डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आता है, कैशिंग को हैंडल करना, ठीक है।
ऐसे बफरिंग करना, बफरिंग मतलब कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई डेटा है जो एक्स्ट्रा डेटा बन जाती है ना, बफर मेमोरी बोलते हैं हम उसको, इसको भी थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। कैशिंग वाला जो हमने प्रोसेस बताया वो सारा का सारा जो हैंडल करने का काम होता है वो इसी का होता है, ठीक है। जो मेरे पास फिफ्थ पॉइंट है इसका, मतलब ऐसे तो फंक्शनैलिटी तो इसकी बहुत सारी है, पर मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाता हूँ। एक तो सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मैंने बता दिया था कि अगर मान लो कि मुझे किसी अनऑथराइज डेटा को, अनऑथराइज पर्सन को किसी प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सेस नहीं देना है, तो ये सारा काम भी मैं लिख देता हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब जैसे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लाइक पासवर्ड हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, ये सारा का सारा काम हमारा ये कौन करता है, ये लिख देता है बायोमेट्रिक, ठीक है। ये सारा का सारा काम हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करके मुझे देता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, अगेन ये सेम चीज़, अगर यूजर इंटरफेस, ये चीज़ तो हम अभी आगे देखने वाले, इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, जैसे सीपीयू एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेट करना, जो मैंने बताया था, वो सारा का सारा काम किसका होता है, इसी का। तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन भी लिख सकते हैं इसको, रिसोर्स एलोकेशन, ये भी काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो होता है, ये भी काम हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो मैं यहाँ पे सातवां पॉइंट भी लिख सकता हूँ, एरर डिटेक्शन, डिटेक्ट करना एंड हैंडलिंग, ये सारा का सारा कौन करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी इसकी, ठीक है। ये हमारा एक ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा सेकेंड टॉपिक जाता, वो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस। इसमें मैंने बताया था कि किसी यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा यूजर इंटरफेस कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस इसको बोलते हैं, इसका मैं लिखता हूँ कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जैसे आपने MS DOS पर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, MS DOS सुना होगा, लिनक्स सुना होगा, ठीक है। शेल, जो हम शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहाँ पे बैश में प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे, ये हमारा जैसे मैक OS है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे क्रोम अगर ओपन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे मुझे आइकन दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रोम ओपन कर लूँगा। ऐसे मुझे म्यूजिक ऑन करना, जो भी मुझे ओपन करना है मैं उस पर क्लिक करके ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा एक ग्राफिकल दिखाता है कि अच्छा आप अगर आपको माउस पे क्लिक करना है, सॉरी माउस पे बोल रहा हूँ, पेन पेंसिल पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे ले जाओ, पेन पे क्लिक कर लो। इरेजर पे करना है तो आप वहाँ पे ले जाके इरेजर को क्लिक कर लो। इस तरह से हमें यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरफेस दिख रहा है। पर CLI होती है जहाँ पे आपको बस कमांड चलाने, मतलब अगर आपको एक फाइल भी ओपन करनी तो आपको ओपन कमांड चलाना पड़ेगा, उसको क्लोज करना है तो क्लोज कमांड चलाना पड़ेगा, आपको रन करना है तो रन कमांड चलाना पड़ेगा। ऐसे करके कमांड के थ्रू हम जब पूरा का पूरा एक्सेस करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इरेज पे क्लिक करने के लिए मैं ऐसे अगर होता, मैं लिखता क्लिक, या फिर सेलेक्ट, मान लो कि मैं लिखता सेलेक्ट और इसको बोलते इरेजर। ये मान लो ये हमारे पास कमांड देना पड़ता हर बार इसको इरेजर को सेलेक्ट करने के लिए, फिर मुझे लिखना पड़ता सेलेक्ट पेन। तो ये क्या होता है कि हमें जिस तरह से जिसको जो चीज़ सेलेक्ट करना, वो सारा का सारा अगर हम कमांड के थ्रू करते हैं तो वो जो होती है वो CLI के अंदर आती है, जहाँ पे हम सारे मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है वो हम कमांड के थ्रू करते हैं, ठीक है। MS DOS थी जो, वो पूरी की पूरी कमांड थी, वो अभी चल नहीं रही, आपको दिखेगा नहीं कहीं, पर वो जो पूरी की पूरी काम करती थी वो हमारा कमांड लाइन पे ही करते थे, ठीक है। पर इसका फ़ायदा क्या होता था, ये हमारा लाइट वेट होता था, इसका कुछ बेनिफिट भी है कि लाइट वेट होता था, ठीक है, ऊपर से फास्ट होता था, ठीक है। और जो ये कोई एडवांस यूज़र है ना, यही इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई एडवांस यूज़र है, ये सब थे इसके, ठीक है। कौन में इसके मतलब इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि हार्ड होगा लर्न करना, ठीक है, हार्ड टू लर्न फॉर बिगिनर, कोई बिगिनर है इसको लर्न करना चाहे तो ये बिगिनर के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि बिगिनर्स जो इसको जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर कोई ग्राफिकल एलिमेंट नहीं है, नो ग्राफिकल, एकदम जीरो ग्राफिकल कह सकते हैं, जीरो ग्राफिक एलिमेंट, मतलब कुछ भी ग्राफिक्स नहीं दिखेगी आपको, सारे के सारे कमांड के थ्रू ही हैंडल करने, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड जो हमने बताया उसमें था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं। ये होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पूरा का पूरा ग्राफिकल डेटा दिखती है, जिसमें हमें जैसे विंडो समझ लो ना, विंडो जो हम चलाते हैं, विंडो जो हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एंड्रॉयड होगा, मैक OS जो अभी मैं चला रहा हूँ ये मैक OS हो गया, ठीक है। अभी लिनक्स जो है ना, लिनक्स जो हमारा सेम ही होता है, उसमें हम
GUI CLI दोनों यूज़ करते हैं। आपको अगर टर्मिनल पे काम करना आप टर्मिनल पे कर सकते हो, आपको अगर आइकन चाहिए GUI के बेस पे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो एक लिनक्स भी बहुत सिक्योर होता है वो भी, ठीक है, ओपन सोर्स है, बहुत ही लाइट वेट है एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है, इसके एडवांटेज में क्या आएगा, ये लाइट वेट तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, उससे तो कम होता है, पर हाँ ये हमारा एक तरह से ये हमारा यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि हमारा जो है ये यूज़र फ्रेंडली है, साथ ही साथ ये हमारे पास विजुअली दिखता है सब चीज़ें, ठीक है, विजुअली आपको दिखेगी, इसको हम कहते हैं विजुअली इंट्यूटिव। और ये हो गया इजी टू यूज। अब कोई बिगिनर भी आ रहा है तो इसको बहुत ही इजी टू लर्न कह सकते हैं, इजी टू लर्न फॉर बिगिनर्स, ये कह सकते हैं कि बिगिनर्स अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, वो ये चीज़ देखना तो आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ इसके डिसएडवांटेज में क्या आएंगे, डिसएडवांटेज में इसके हो जाएंगे कि बहुत सारे सिस्टम रिसोर्सेस यूज करते हैं, ठीक है। यूजेस, ऐसे लिख सकता हूँ, यूजेस मोर सिस्टम रिसोर्सेस, ठीक है। दिखाने के लिए समझ लो ना, आपको दिखाने तो ये सारे के सारे ग्राफिक्स यूज करेगा, आपका ग्राफिक कार्ड चाहिए इसके लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें यहाँ पे, ठीक है। और जो CLI से जो है वो स्लोअर होता है थोड़ा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्लोअर देन CLI, ये एक हमारे पास स्लोअर देन CLI, ये हमारा सेकेंड टाइप हो। अब थर्ड टाइप होता है, आपने जैसे ATM में देखा होगा, वो भी हमारी एक अलग टाइप की है, जहाँ पे हमारे मेन्यू ड्रिवन होता है, कि हमारे पास मेन्यू होते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा। तो मैं इसको एक और इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन। ये बेसिकली उतना पढ़ने का नहीं होता, मेन तो CLI और GUI ही पढ़ना होता है। पर मैं ऐसे कि अगर आपको ऐसे 11-12 के सब्जेक्ट में अगर ये सब चीज़ें आती होगी तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप ये मेन्यू के थ्रू हम यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आप ATM में देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं कि आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, डेटा मतलब विड्रॉल लेना है या फिर पासवर्ड चेंज करना है, ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप सिंपली उस पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे आते हैं मेन्यू ड्रिवन के अंदर। इसके सिंपल इजी टू यूज़ नेविगेट करना है, बहुत ही आसान होता है। पर हाँ इसके डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड होता है, ये कुछ ही चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो अभी आ गया हमारे पास, वो हमारे पास टच स्क्रीन इंटरफेस, जो आप देख रहे हो हमारे लैपटॉप में भी अभी टच स्क्रीन आ रहा है, हमारा फ़ोन भी टच स्क्रीन होता है, ठीक है। तो आप इसको ये भी हमारा एक टाइप में आता है जिसको हम बोलते हैं टच स्क्रीन इंटरफेस। यहाँ पे ये इंटरफेस भी टच स्क्रीन के अंदर आता है, तो ये टच स्क्रीन इंटरफेस हो गई। इसमें गैस्चर से टच से यूज करते हैं, ठीक है। ये भी, इसका भी एडवांटेज ये है कि मतलब डायरेक्ट इंट्रैक्शन कर सकते हैं, पर हो सकता है कि लेस प्रिसाइज जो हमारे माउस से यूज करके, वहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है ना कि थोड़ा लैग करने लगे, ये सब टच स्क्रीन में आता है प्रॉब्लम, ठीक है। और एक हो गया हमारा फिफ्थ जो हम कह सकते हैं वॉइस वेस्ट। ये वॉइस, आज हम वॉइस से कंट्रोल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, हे सीरी आपने सुना होगा, गूगल असिस्टेंट है, ये सारे के सारे एक तरह समझ लो हम वॉइस उसको प्रोवाइड करते हैं, ये हमें उसके हिसाब से जो भी काम आपको करना है वो उससे करके देते हैं। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा एक फिफ्थ टाइप में है कि वॉइस बेस्ड। तो ये हमारे पास 5 ऐसे इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारा CLI और GUI है। बाकी ये सब जो है वो बस समझने के लिए कि हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ अभी के मार्केट में ये सब चीज़ें भी चल रही है एज ए यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसके अभी तक इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा आप समझ सकते हो इसको, नोट्स बना लो, ठीक है। थैंक यू।